हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर क्लासेस। तो बिहार में एस्टेट होना सुनिश्चित हो गया है। टीआरई 4 से पहले एस्टेट निश्चित है, होगा ही होगा। कुछ दिन बाद यह खुशखबरी देखने को मिलेंगे हम सभी को, और उससे संबंधित जो भी है विज्ञापन निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एस्टेट निकला और हम लोग तुरंत एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम में पास होने की उम्मीद रखेंगे। हमें जितने भी टॉपिक्स हैं, रिलेवेंट टॉपिक हैं जो कि एस्टेट के सिलेबस में दिया हुआ है, उसको हमें अभी से ही कंप्लीट करना पड़ेगा कंटिन्यू फॉर्म में। अगर हम लोग कंटिन्यूटी नहीं बना करके रखेंगे तो अचानक से कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो कॉमन टॉपिक है, जो कि एस्टेट पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। तो पहले कॉमन चीज़ों को हम लोग कॉमन सिलेबस को हम लोग देख करके कवर करेंगे। उसको सब्जेक्ट वाइज जो है तैयारी होगा, उससे भी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कॉमन है अभी उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन ऐसे सिलेबस में हैं जो कि आएंगे। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया, और इस सेक्शन बी में जो है ये हो गया कि जीके भी आएगा, और आपको रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, और मैथ्स के भी क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलेंगे। तो इससे रिगार्डिंग जो भी है अभी हम लोग देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, वह जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, टीचिंग एंड लर्निंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब दिया हुआ है। तो उसको हम लोग आज डिटेल में जानेंगे और उन सभी क्वेश्चंस के, संभावित क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं या एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस को सबसे पहले समझना अति आवश्यक है। अगर आप लोग सिलेबस नहीं समझे तो वीडियो बना करके उसका डाला हुआ है, उसको देख करके आप लोग सिलेबस को समझ लें। उसके बाद ही जो है पढ़ना शुरू करें टॉपिक वाइज। तो चैनल पर सबसे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि शिक्षण और अधिगम। इस टॉपिक में देखते हैं हम लोग कि क्या है आज का। टीचिंग किसको कहेंगे, लर्निंग क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे डिटेल से। और बिल्कुल जो भी बताया जाता है कामनेस बना करके ही देखना चाहिए, बिल्कुल शांत होकर के, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तभी जो है हम लोग कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। ध्यान से समझना होता है क्योंकि जो ये सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसमें अगर कॉन्शियसली अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो समस्या आ सकती है। 30 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछेगा, और 30 में से हम लोग जो है 26, 27, 28 तक स्कोर करने का प्रयास रखेंगे, और ध्यान देंगे तो 30 में 30 भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या है। शिक्षण का अर्थ और अधिगम का अर्थ, किसको शिक्षण कहेंगे, किसको अधिगम कहेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षण किसे कहते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण ज्ञान और कौशल को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। अब देखिए, शिक्षण जो है वह क्या है? ज्ञान, जो भी नॉलेज है, और स्किल्स, जो भी स्किल्स हैं उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं। जिस माध्यम से भी पहुंचे उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग शिक्षण कहेंगे। अब जबकि अधिगम इस प्रक्रिया से प्राप्त नया ज्ञान या कौशल है। अब देखिए, शिक्षण करने से जो भी हम लोगों को प्राप्त हुआ ज्ञान, नया ज्ञान प्राप्त हुआ, नया स्किल्स प्राप्त हुआ, तो उसे ही हम लोग अधिगम कहेंगे, यानी कि लर्निंग कहेंगे। कि जो हम लोग सीखें ना, टीचिंग करने के बाद हम लोग क्या सीखें, ये सभी चीज़ जो है इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर उसके आगे क्या दिया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अब एक चीज़ यहाँ से हम लोगों को देखने को मिला है कि सीखने के परिस्थिति में, कोई भी सिचुएशन में जो है लोग सीखते हैं, या फिर क्लासरूम में हो, क्लासरूम से बाहर हो, मार्केट में हो,
कहीं भी हम लोग कुछ ना कुछ नॉलेज एक्वायर करते हैं, सीखते ही हैं। तो सीखने से हमारे व्यवहार में रिलेवेंट चेंजेस देखने को मिलता है, बिहेवियर चेंज देखने को मिलता है, और यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। अब देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन जो है यहाँ लिखा हुआ है, जिसको कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हुआ। अब जो हम लोग अपने व्यवहार में चेंजेस लाते हैं, जब सीख जाते हैं तब चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि सीखते हैं और चेंजेस आ जाता है। कोई भी चीज़ जब हम लोग सीखते हैं, उसको एक्वायर कर लेते हैं, तब जो है अपने व्यवहार में हम लोग चेंज कर पाते हैं। तो ये एक चीज़ हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं, दोनों का मतलब यहाँ पर हम लोग जो है समझे कि अब इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि हाँ शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। शिक्षण की प्रक्रिया को देखते हैं हम लोग। तो प्रोसेस ऑफ टीचिंग ना, हम लोग क्या देखेंगे, प्रोसेस ऑफ टीचिंग देखेंगे, क्योंकि प्रोसेस को भी जानना है, सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। प्रोसेस को जानेंगे क्या है। लक्ष्य निर्धारित करना फर्स्ट प्रोसेस है। इसमें टीचिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे लक्ष्य है। अभी हम लोग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे एक लक्ष्य है कि हाँ हम लोग पढ़ेंगे तो जो भी स्टेट में क्वेश्चंस आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसे हम लोग कर पाएंगे सक्सेसफुली। तो ये एक टारगेट है हम लोगों का, टारगेट निर्धारित है। शिक्षक को यह तय करना होता है कि वह छात्रों को क्या सिखाना चाहता है। जब तक लक्ष्य निर्धारित करके शिक्षक नहीं जाएंगे क्लास में, तब तक जो है टीचिंग प्रोसेस में गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए शिक्षक को सबसे पहले ये करना होता है कि हम लोग लक्ष्य का निर्धारण कर लें कि क्या बताना है, क्या सिखाना है। अब उसके बाद सेकंड है शिक्षण विधियों का चयन। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये ऑप्शंस, एक ऑप्शन सही रहेगा, बाकी 3 गलत करके दे देंगे और पूछ लेंगे विच ऑफ द करेक्ट, तो बताना होगा उसमें। ये जानेंगे तभी हम लोग बता पाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान से रखना। यहाँ पर वही पॉइंट्स सब बताया जा रहा है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शिक्षण विधियों का चयन शिक्षक विभिन्न विधियों जैसे व्याख्यान, चर्चा, समूह कार्य आदि का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए टीचर जो हैं शिक्षण विधि में क्या क्या कर सकते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग, चर्चा कर सकते हैं, समूह कार्य दे सकते हैं, इसमें इन सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। और भी टीचिंग मेथड्स हैं, उनका भी यूज़ रिलेवेंट टॉपिक्स के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, मैथ्स पढ़ाते समय आगमन निगमन होता है, इंग्लिश पढ़ाते समय ग्रामर ट्रांसलेशन होता है। तो इन सभी चीज़ों को शिक्षण प्रोसेस को भी जानना है, टॉपिक में है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो टीचिंग प्रक्रिया में, टीचिंग के प्रोसेस में जो चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों को देखना है, टॉपिक्स को। तो देखते हैं डिटेल जो है टीचिंग जो मेथड्स हैं उसको पढ़ना है। तो अगले ये जब आएगा, तो टॉपिक जब आएंगे सीक्वेंस वाइज, तो हम लोग उसको देख लेंगे। अभी ये देखिए सामग्री का चयन, जो भी जैसे शिक्षक को बच्चों के लिए प्रयुक्त सामग्री। थर्ड जो टॉपिक ये प्रोसेस है, शिक्षण की प्रक्रिया है, उसको देखते हैं हम लोग। थर्ड में जैसे दिया हुआ सामग्री का चयन, शिक्षक को बच्चों के लिए उपयुक्त सामग्री और संसाधन चुनने होते हैं जो कि रिलेवेंट हों, टॉपिक से रिलेटेड हों। अब हम जो बच्चे जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं क्लास में, तो कक्ष में अगर अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि उनका जो संसाधन है उनसे रिलेटेड हो। अब कोई भी ऐसा चीज़ अगर हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं जिससे कि बच्चे अननोन हैं, नहीं जान रहे, तो जो भी गोल्स होंगे, टीचिंग गोल्स, वो प्राप्त नहीं किया जा सकेंगे। तो सामग्री का चयन जो है रिलेवेंट होकर के किया जाता है कि बच्चों से रिलेट करे, जिसको बच्चे जानते हो ठीक ढंग से। अगला है शिक्षार्थी के साथ बातचीत। शिक्षक को शिक्षार्थी के साथ संवाद करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए। जब तक
टीचर जो है बच्चों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, जब तक बच्चों की आवश्यकताओं को समझेंगे नहीं, तब तक जो है टीचिंग गोल्स की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ध्यान देना है। आकलन और मूल्यांकन ये भी एक आवश्यक चीज़ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। शिक्षक को शिक्षार्थी की प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया, यह जो है अधिगम की प्रक्रिया में शामिल है। इसके बिना जो है जो भी हम लोग बच्चे को बता रहे हैं, कितना बच्चा अचीव किया, क्या बच्चा नहीं समझ पाया, इससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, पता चल जाता है। तो ये आकलन और मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। और जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ उन्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि क्या है, इसके बाद जो है हम जो बताएं उसको कितना अचीव किया, कितना अचीव नहीं कर पाया, उसके हिसाब से उसे उन्हें जो है फीडबैक देना पड़ता है। अब अगला जो है अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम के बारे में हम लोग उसकी जो प्रोसेस है उसको जानेंगे। टीचिंग प्रोसेस तभी तो हम लोग जान गए, अब हम लोग लर्निंग के प्रोसेस को जानेंगे। तो लर्निंग के प्रोसेस को जानेंगे, देखेंगे कि हाँ लर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एग्ज़ाम में पूछता है कि अधिगम कौन सी प्रक्रिया है, किस तरह की प्रक्रिया है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, सोशल प्रोसेस है। तो ये भी एक चीज़ है, पूछा जाता है कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है। तो अधिगम एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक क्रिया है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम को लर्निंग सीखना भी कह सकते हैं। तो सीखना कैसी प्रक्रिया है, अनुकूलन की प्रक्रिया है, एक एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। एडेप्टेशन उसे कहते हैं जैसे जो हमारा बिहेवियर है और हम किसी नए चीज़ों को, नई बातों को अपने अंदर अचीव कर लेते हैं, जान जाते हैं, उसको समझ पाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट हो पाते हैं, उसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। मेनली अनुकूलन के एडेप्टेशन करना है, किसी भी चीज़ को एडप्ट कर लेना, उसके अनुकूल हो जाना अनुकूलन कहलाता है। जैसे बच्चे जो हैं कक्ष में जब नए नए बच्चे स्कूल आते हैं तो घर की सारी आदतें लगी हुई होती हैं, उनका कोई फिक्स चीज़ नहीं होता है कि कब क्या करेंगे, खेलना शुरू करेंगे, गाना गाने लगेंगे। तो स्कूल का एक अपना इन्वायरमेंट होता है। धीरे धीरे जब स्कूल आते हैं बच्चे तो धीरे धीरे स्कूल के इन्वायरमेंट में ढलना शुरू करते हैं और उनमें तथ्यात्मक सुधार देखने को मिलता है। तो ये एक एडेप्टेशन का ही पार्ट है जिसको कि हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सीखना यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक क्रिया है। ये भी ध्यान रखना है कि सीखना कैसी प्रक्रिया है। ये सब जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको ध्यान रखना है क्योंकि यही कीवर्ड्स पॉइंट्स जो है एग्ज़ाम में आते हैं और पूछते हैं। तो अगर जाना हुआ नहीं रहेगा ये सभी प्रोसेस तो हम लोग ठीक ढंग से क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन सभी प्रोसेस को जानें और उसे ठीक से एनालाइज कर लें, समझ लें। वीडियो को 2 बार 3 बार देखने से जो है टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। जो भी नए हैं, जो नहीं जान रहे हैं अभी इस टॉपिक्स, इन सभी टॉपिक्स को, तो उनको क्लियर हो जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी अगर वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो। अब उसके बाद देखिए क्या है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। अगर किसी भी चीज़ को सीखना जो है एक मेंटल प्रोसेस कहलाएगा, क्योंकि अगर बच्चे जो हैं ठीक ढंग से अगर उसको एनालाइज नहीं करेंगे, माइंड में नहीं रखेंगे, अभी कोई भी चीज़ को सीखने के क्रम में अगर ठीक ढंग से उसको माइंड में नहीं रखा जाए तो उससे 100% गोल अचीव नहीं किया जा सकता है। इसलिए सीखना एक मेंटल प्रोसेस भी है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ कैसी प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जटिल प्रक्रिया, जिसमें लर्नर्स की एक्टिव इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। ये भी पूछता है कि लर्नर्स जो हैं उसकी कैसी इंगेजमेंट होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, पैसिव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तो क्या है यहाँ पर, लर्नर्स की एक्टिव भूमिका होनी चाहिए, जो सीखने वाले हैं, सिखाने वाले के लिए नहीं, जो सीखने वाले हैं अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो सीखने का जो लक्ष्य है वह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए
हमें यह ध्यान देना होता है कि एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए उन लोगों को जो सीख रहे हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि सिलेबस में कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं तो इसको भी हम लोग जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक और उसका नेचर कैसा है। टीचिंग लर्निंग करते समय लर्निंग जब हम लोग कुछ सीखेंगे तो किस प्रकार से सीखें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जैसा कि अभी हम लोग जाने। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लर्नर्स की एक्टिव इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। लर्नर्स जो हैं एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेंट होंगे तभी जो है कुछ सीख पाएंगे, सीखने का जो भी गोल होगा वो पूरा हो पाएगा। ये ध्यान देना है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए लर्नर्स की। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में एरर्स, मिस्टेक, मिसकॉन्सेप्शन होना प्रासंगिक है। ये बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, रिलेवेंट होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया क्या है? अधिगम प्रक्रिया में एरर होना, मिस्टेक होना, मिसकॉन्सेप्शन होना। मिसकॉन्सेप्शंस मतलब कि जो जैसे गलत अवधारणा, जैसे मान लीजिए सिखाने का कुछ और मीनिंग है, कुछ और सिखाना चाहते हैं और बच्चा जो है कहीं और टॉपिक्स पर जो है वो फंस गया और उस चीज़ को एक्टिवली रूप से, पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया है, तो उसे हम लोग मिसकॉन्सेप्शन कहेंगे। तो बाद में जब उसका हम लोग आकलन करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा जो है इस टॉपिक को ठीक ढंग से समझा है कि नहीं समझा है, क्या किया है, तो उसके हिसाब से उसको डायग्नोस कर देंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है जिसमें लर्नर्स के चिंतन प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है लर्निंग करते समय हम लोग ये जान पाते हैं कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है और हम लोग ये समझ सकते हैं, क्योंकि बिना थॉट प्रोसेस को समझे जाने गोल को जो है अचीव नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला क्या है। बच्चों द्वारा होने वाली एरर्स बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता को भी बताती है। देखिए क्या है, बच्चों द्वारा होने वाले एरर्स, अगर बच्चे गलती करते हैं तो ये नहीं है कि वो सीख नहीं सकते हैं या फिर उनके पास बुद्धि नहीं है, नहीं सीख पाएंगे, बहुत समस्या होगी, ऐसी बात नहीं है। बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता को भी बताता है। इससे पता चलता है बच्चे जो है कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है, इसको पॉजिटिव वे में रखना है। और बच्चे और वयस्कों के चिंतन में क्वालिटेटिव डिफरेंस बताती है, क्योंकि बुद्धि जो है क्वांटिटी में सेम है लेकिन क्वालिटी में अलग अलग होता है। बच्चे जो है बच्चों के पास गुणात्मक भिन्नता पाई जाती है चिंतन में, तो बच्चे जितना सोचते हैं वयस्क जो है अधिक रिलेट करके रिलेवेंट चीज़ों को सोच पाते हैं और उसे पूरा कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि बच्चे और वयस्क के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता को भी जो है बताता है। जो बच्चे जो एरर करते हैं तभी जो है बच्चों को सिखाना और आसान हो जाता है कि हाँ बच्चा गलत कहाँ कर रहा है उसको देख करके। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये भी देखेंगे। जब कोई भी चीज़, ये तो डिफिनीशन में ही था, जब कोई भी चीज़ हम लोग सीखते हैं तो व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। अब देखिए सीखना कब हम लोग जानेंगे कि कोई भी चीज़ सीख गए हैं, जब उसके व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी देखने को मिले। ऐसा नहीं कि हाँ आज सीख गए और जो है कुछ दिन बाद उसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो सक्सेसफुली सीखना उसको नहीं कहेंगे। अगला है सीखना एक सतत आजीवन प्रक्रिया है। सीखना क्या है? कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोसेस है। सीखने का कोई उम्र सीमा नहीं है, लोग जो है हमेशा सीखते रहते हैं, ये हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित है। अभी जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े भी कि सीखना जो है एक मीनिंगफुल प्रोसेस है। क्या सीखना है उसको हम लोग जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे सीख पाएंगे। और एक गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। सीखना जो है लक्ष्य निर्देशित होता है।
सीखने में अनुभवों का पुनर्निर्माण शामिल है। जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं, एक्सपीरियंस, अपने पुराने एक्सपीरियंस को भी रिलेट कर पाते हैं। जब तक कोरिलेट नहीं करेंगे पुराने ओल्ड एक्सपीरियंस को अपना जो भी है, तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे। सीखना गतिविधि और पर्यावरण का उत्पाद है। सीखना क्या है? इन्वायरमेंट का और जो भी एक्टिविटीज़ होंगे उसका एक प्रोडक्ट के रूप में हम लोग मानते हैं कि हाँ, उसका एक ये प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट से भी रिलेट करके अलग अलग इन्वायरमेंट के बच्चे जो है अलग अलग ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग विविधता देखने को मिलती है, और उनका जो एक्टिविटी है वो भी अलग होता है। तो उनसे रिलेट करके जो है हमें सिखाना पड़ता है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग सिखाते हैं तो। अब देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसमें है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट भी जो है स्टूडेंट्स को सीखने में जो है प्रभावित करते हैं। मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट जब तक सही नहीं होगा, मेंटल डेवलपमेंट जब तक सही नहीं होगा, तब तक जो है नहीं सीख पाएंगे बच्चे। मेंटल डेवलपमेंट की भी बात आती है। इंटरेस्ट, हाँ, रुचि कितना ले रहा है बच्चा, ये भी मायने रखता है। ये सब टॉपिक्स में जो है दे देगा ऑप्शंस में, और क्वेश्चन बनता है इन्हीं सब चीज़ों से, तो ये ध्यान रखना होगा। इंटेलिजेंस लेवल, मेंटल एबिलिटी, मोटिवेशन लेवल कैसा है, तो ये सब चीज़ भी मायने रखता है। अब इमोशंस, संवेगात्मक कैसे हैं बच्चे, उनका जो भी चीज़ बता रहे हैं उनसे उनका इमोशन जुड़ा है कि नहीं, इंटरेस्ट है कि नहीं, मोटिवेशन लेवल कैसा है, मोटिवेशन लेवल कैसा है बच्चों का, इन सभी चीज़ों पर भी सीखने की चीज़ें सीखने चीज़ें निर्भर करती हैं। इंटेलिजेंस लेवल, मेंटल एबिलिटी किस तरीका का है, तभी जो है उन लोग सीख पाते हैं। पॉजिटिव इमोशन, होप हो गया, जॉय, अफेक्शंस, ये सभी चीज़ जो है पॉजिटिव इमोशंस हैं। इमोशनली कैसा है बच्चा, उस पर भी निर्भर करता है। निगेटिव इमोशंस क्या होते हैं? डर, चिंता, एंग्जाइटी, बोरियत, बोरेडम, इन सभी चीज़, ये सभी जो हैं कैसे हैं? निगेटिव इमोशंस है। तो इमोशंस में भी आ सकते हैं। पॉजिटिव इमोशंस किसको कहेंगे, नेगेटिव इमोशन किसको कहेंगे, ये सब। मैच्योरिटी भी काफ़ी हद तक जो है सीखने में हेल्पफुल होता है कि बच्चा कितना मैच्योर है, कैसे सीख रहा है। सीखने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैच्योरिटी। अब आगे है कल्चरल कंटेंट, सांस्कृतिक संदर्भ। सांस्कृतिक संदर्भ क्या है? जैसे मान लीजिए हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे कक्ष में हैं, और हम बता रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के फूड्स के बारे में, ड्रेसेस के बारे में, कल्चर के बारे में, जो है फेस्टिवल्स के बारे में। तो इन सभी चीज़ों को बच्चे तभी रिलेट कर पाएंगे जब उससे जो है उनका सामना हुआ हो, जब उनको जाने हों, सेलिब्रेट किए हों, या फिर उस तरह की चीज़ें, पोशाक वगैरह जो है देखे हों, पहने हों, तभी। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे जो हैं उतना तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सीख पाएंगे। तो कल्चरल कंटेंट भी काफ़ी मायने रखता है। अगला है टीचर से रिलेटेड। अब देखिए, टीचर्स को कितना जो है टीचर से कितना प्रभावित होते हैं अधिगम, जो बच्चे जो सीख रहे हैं उनमें टीचर्स की क्या भूमिका है, ये सब चीज़ भी देखेंगे। विषय का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है टीचर को। अगर विषय का ज्ञान ही नहीं होगा तो बच्चे को हम लोग सक्सेसफुली नहीं सिखा पाएंगे। कोई भी चीज़ जो है, जब तक ज्ञान अपने आप में नहीं होगा तब तक हम उसे नहीं बता सकते हैं, नहीं उसकी व्याख्या कर सकते हैं। सेकंड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान। हाँ, ये ज़रूरी है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग फील्ड से आएंगे, तो जब तक इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होगा, नहीं जानेंगे समझेंगे, तब तक जो है ज्ञान उस तरह से नहीं बता सकते। क्योंकि बच्चे का बैकग्राउंड जो है अलग अलग फैमिली से, अलग अलग परिवार से आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग चीज़ों को रिलेट करके ही हमें बताना होगा, तभी जो है बच्चे सीख पाएंगे। अब
चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस। टीचर को ये चाहिए कि चाइल्ड सेंटर्ड जो भी कक्षा का इन्वायरमेंट हो, जो चीज़ हम बता रहे हो चाइल्ड सेंटर्ड हो। यहाँ इस चीज़ से नहीं मतलब है कि टीचर कितना जानकार है, कितना शिक्षक समझ रहे हैं। यहाँ इस चीज़ पर भी निर्भर है कि बच्चे कितना समझ रहे हैं, बच्चे कितना जान रहे हैं। तो हमें चाइल्ड सेंटर्ड कक्षा को ही फोकस करना होता है। एक्टिव एंड इंटरेस्टेड, बिल्कुल एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेशन हो बच्चों का, ये भी चीज़ ध्यान देना है। सिर्फ बच्चे बैठ कर के लेक्चर सुनेंगे और शिक्षक जा कर के कक्षा में बता करके आ जाएंगे, तो ऐसे गोल्स अचीव नहीं किया जा सकता है। तो ये ज़रूरी है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएं हम लोग बच्चों को, और इंटरेस्टेड भी बच्चे इंटरेस्टेड हों, ऐसी चीज़ों को बताएं जो कि अभी देखें हम लोग की बोरियम ना आ जाए किसी भी टॉपिक को सीखने में। अब उसके बाद देखिए क्या है, गुड टीचिंग मेथड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को कक्षा में बता रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें जो है क्या है कि गुड टीचिंग मेथड्स का यूज़ होना चाहिए जो कि बच्चों से रिलेटेड हो। बच्चों में कौन से मेथड्स की आवश्यकता है ये देख करके ही हम लोग कोई भी चीज़ को बताएंगे कक्षा में, तभी जा कर के बच्चे सीख पाएंगे ठीक ढंग से। अब पेडागोजिकल अप्रोचेज़, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। पेडागोजिकल अप्रोचेज़ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेडागोजिकल अप्रोच अगर शिक्षक का नहीं रहेगा टॉपिक पर, तो बच्चों के माइंड को पढ़ने में या फिर प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस में बताने का एक्शन, बताने की जो गतिविधि है, उन सभी चीज़ों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे टीचर। तो पेडागोजिकल अप्रोच होना ज़रूरी है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगला जो है, किस प्रकार लर्निंग इफ़ेक्ट होता है, तो लर्निंग को इफ़ेक्ट करने वाले कारक कौन से हैं, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हैं। जैसे स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत ही मायने रखता है। स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, स्कूल में बच्चे जो हैं किस तरह से उनका बिहेव है, टीचर्स का किस तरह से बिहेव है, स्कूल्स में प्लेसेस सही हैं कि नहीं हैं, प्रेयर का प्लेसेस हो या फिर कक्षा में बैठने का, टीचर्स को बताने का, कक्षा में खिड़कियां दरवाजे, इन सभी चीज़ों पर भी जो है बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। क्लास का इन्वायरमेंट सहयोगात्मक, कोलैबोरेटिव और सहकारात्मक, कोऑपरेटिव होनी चाहिए। कोऑपरेशन अगर नहीं होगा कक्षा में, या कोलैबोरेट नहीं होगा, सब बच्चे अपने अलग अलग धुन में रहेंगे और टीचर भी अपना अलग रहेंगे, तो ऐसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्लास का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब बच्चों के बैकग्राउंड का भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका होता है सीखने में। फैमिली का एनवायरनमेंट ये भी मायने रखता है। अगर फैमिली का एनवायरनमेंट किस तरह का है, किस तरह के फैमिली से बच्चे आए हैं, तो ये सभी काफ़ी हेल्पफुल होता है ये जानने में कि बच्चे कब कितना सीख रहे हैं क्वांटिटी वाइज। अब सम अदर कीवर्ड्स, कुछ और भी कीवर्ड्स हैं जिसको कि देख लेते हैं कि इस टॉपिक्स को समझने में या फिर क्वेश्चन कहाँ से और भी पूछ सकता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि हर एक पॉइंट को जब तक कवर नहीं किया जाएगा तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमें सभी टॉपिक्स पर ध्यान देना होता है। छोटे मोटे कीवर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं। स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। अब देखिए स्कूल में क्या होता है, जैसे कि जो भी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसमें जो इन्वायरमेंट का क्या रोल है और ज्ञान को कैसे अर्जन करना है, क्या स्किल्स हैं, तो इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हो सकता है कक्षा में जो हम बताना चाह रहे हैं बच्चे को पहले से आता हो, तो उसको उतना इफ़ेक्टिवली बताने के बजाय है कि उसके एप्लीकेशंस पर, उसके अनुप्रयोग पर हम ध्यान दें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बता सकते हैं, कर सकते हैं। सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल अधिगम में एक समस्या पर विविध तरीक़ों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। कोई भी अगर हम लोग मीनिंगफुल लर्निंग करा रहे हैं
तो उसमें क्या देखना है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर अलग अलग तरीक़ों से विचार करने के लिए जो है कुछ इनकरेज करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि कक्षा का एनवायरनमेंट जो है काफ़ी मायने रखता है, और बच्चों की भूमिका, बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड तरीके से जो है बताना, कक्ष को बनाना काफ़ी मायने रखता है, मीनिंगफुल होगा, तभी जो है ये पूरा हो पाएगा। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह स्वनिर्देशित हो, सेल्फ डायरेक्टेड। ये देखना है कि अधिगम कब ज़्यादा प्रभावशाली होगा, तो स्वनिर्देशित होगा, तभी सेल्फ डायरेक्टेड हो, तभी जो है मीनिंगफुल हो पाएगा। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी का सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग प्रभावी अधिगम अगर हम लोगों को प्रभावी अधिगम करना है तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक सेल्फ डायरेक्टेड तो होगा ही, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। अगर एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होंगे, एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेशन नहीं होगा बच्चों का, तो जो भी लर्निंग कर रहे हैं हम लोग उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, यानी कि लर्निंग अधूरा माना जाएगा। आगे है, सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल हैं। इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है। एनालाइज करना, एनालिसिस तो करना बनता ही है, क्योंकि एनालिसिस अगर नहीं करेंगे तो सही सिचुएशन का पता नहीं चल पाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग भी ज़रूरी है, समालोचनात्मक सोच, ये ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑप्शंस में इसी तरह की चीज़ों को जो है रखा जाता है। तो ये देखना है कि मीनिंगफुल सार्थक अधिगम कब कहा जाएगा, तो समालोचनात्मक सोच होगा, विश्लेषण होगा, समस्या समाधान, इन सभी चीज़ों पर। अगर एनालिसिस उसको कहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं, इन सभी चीज़ों को ध्यान देना है। अब आगे देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी क्लासेस में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, एक बेहतर दृष्टिकोण होता है, क्योंकि बच्चों को एंगेज रखना है, या फिर बच्चों को तब तक बच्चे जो ठीक ढंग से नहीं सीख पाते हैं जब तक वह लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस में ना आए, जब तक वह स्वयं करके ना सीखें। ये भी चीज़ एक मीनिंगफुल चीज़ है, इसको ध्यान देना होता है। अधिगम के लिए अगला देखिए, अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। हाँ, को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ जो हैं, इन सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। सहशैक्षिक गतिविधि, इसको भी देखना आवश्यक होता है। सहशैक्षिक गतिविधि, इसमें क्या होता है कि पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ों में, खेल हो गया, म्यूज़िक हो गया, और वाद विवाद हो गया, इन सभी चीज़ों में भी जो है बच्चों का पार्टिसिपेशन कैसा है सीखने की प्रोसेस में, ये सभी चीज़ें भी शामिल हैं। इनको भी एक्टिवली रूप से रखा जाता है, तभी जो है मीनिंगफुल लर्निंग माना जाएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ इन सभी चीज़ों को भी ज़रूरी समझा जाता है। जैसे गेम हो गया, सिंगिंग हो गया, या फिर मान लीजिए वाद विवाद है, प्रतियोगिता, जैसे कि भाषण देना हो गया, किसी भी टॉपिक पर बोलना हो गया, इन सभी चीज़ों पर भी काफ़ी मायने रखते हैं। इन सभी चीज़ों को भी ध्यान देना होता है, तभी जा कर के मीनिंगफुल लर्निंग पूर्ण होता है। तो ये था आज का क्लास। आपको ये क्लास देख कर के कैसा लगा, आप कितना समझ पाएँ, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, और आप लोगों का स्वागत है कमेंट बॉक्स में। कोई भी निर्देश, कोई भी जानकारी अगर साझा करना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और उसे शेयर भी कर दें, ताकि जानकारी जो है मिल जाए सभी लोगों को। देखिए, पेड कोर्स जो भी चलाते हैं
और जो भी सब बताते हैं, तो ठीक है, सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी है, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होता है कि जो चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी उससे कहीं बेहतर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और इससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स चला करके यही चीज़ अगर बताया जाता तो सभी लोग जो है उसे लेते और ये मजबूरी भी होती। तो ऐसा बात नहीं है, यहाँ भी जो टॉपिक बताया जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसको ध्यान में रखना होगा। और इससे रिलेटेड जो जो भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, संभावना है आने की या फिर आ चुके हैं, उसे भी जो है हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बार फिर से ये आग्रह है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, वह जो है इसको शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास भी, ताकि वो भी लाभान्वित हों इन सभी चीज़ों से। धन्यवाद।